सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज हम करने वाले हैं 20 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपके चैप्टर हेरिडिटी से, जिसको सुन करके काफी ज्यादा बच्चों को डर लगने लगता है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ भी है और ट्रिकी भी है। तो आज आपके ये सारे ही ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपको इस सेशन में करवाने वाली हूँ। तो भाई सीट की पेटी कस के बांध लीजिए और पूरे सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना और ये चेक करना कि तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलो तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको एक चीज दिखा देती हूँ। वो चीज क्या होने वाली है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो होने वाली है प्रैक्टिस पेपर्स। आपके बोर्ड्स एग्जाम में आपको फोड़ने के लिए 95 प्लस स्कोर करने के लिए वेदांतु लेकर के आया है प्रैक्टिस पेपर्स। ये प्रैक्टिस पेपर्स भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बताती हूँ कैसे। आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से एक लिंक दिख रहा होगा कि सीबीएसई क्लास 10th प्रैक्टिस पेपर्स 2024 पीडीएफ विद सॉल्यूशंस। ये पीडीएफ है जिसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी गिवन है एंड इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एसएसटी सारे ही क्वेश्चंस अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज आपके प्रैक्टिस करने के लिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको इस तरीके से रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। अगर आप रजिस्टर कर चुके हो ऑलरेडी तो वो डायरेक्ट खुल जाएगा, लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो यहाँ पे बस आपको अपना फोन नंबर डालना होगा। फोन नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी जब आप इसमें डालोगे तो आपको एक बड़ी सी पीडीएफ दिखेगी। बहुत सारे पेजेस होंगे, क्योंकि उसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो लाइन बाय लाइन गिवन है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस होंगे। 3 मॉक टेस्ट पेपर हैं उसके भी, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, बस उस लिंक पे क्लिक करना और खुद को रजिस्टर करके वो प्रैक्टिस पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हो। इवन उनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। एंड नेक्स्ट चीज जो वेदांतु आपके लिए लेकर के आया है वो ये है कि चैप्टर वाइज नोट्स और डेली हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ का भी एक लिंक है, जिसपे आप सारे के सारे सेशंस जो हैं वो इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, एसएसटी के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे के सारे चैप्टर वाइज एंड उनके डेली हैंड रिटन नोट्स को अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक शीट ओपन होकर के आएगी। ये शीट आप देख सकते हो, उसमें सारे इवन सेशन का नेम गिवन है, सेशन का वीडियो लिंक गिवन है एंड साथ में उसके हैंड रिटन नोट्स भी गिवन हैं। तो इस हैंड रिटन नोट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो सेशन वॉच करना है वो सेशंस आप इस शीट से निकाल सकते हो। इवन यहाँ पे सब कुछ लाइन बाय लाइन हर एक चीज गिवन है, डे वाइज अकॉर्डिंग, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, सारी पीडीएफ अवेलेबल है। जिसको अगर आप ऐसे क्लिक करोगे तो ऐसे वो आपसे रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। अगर आप रजिस्टर कर चुके हो तो ये पीडीएफ आपकी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। नहीं किया हुआ है आपने लिंक अगर रजिस्टर, तो आपको बस यहाँ पे अपना फोन नंबर डालना है, ओटीपी डालना है और आप उस दिन के हैंड रिटन नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। तो भाई सारी की सारी चीजें आपको वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह यही मिल रही हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अगेन सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां से आपको सेशंस के नोटिफिकेशन एंड इवन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। और अगर किसी को मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। इस तरीके से मेरा एक शॉर्ट्स का चैनल है जिसमें 60 सेकेंड्स में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज करवाए हैं, तो आप वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। चलो तो विद वन मोटिवेशन फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। तो भाई पूरा फोकस लगाना है अपने सिर्फ बोर्ड्स के ऊपर। तो जब ये फोकस लगाओगे ना तो 95 प्लस स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलो तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। भाई क्या बोल रहा है पब्लिक, व्हाई डिड द मेंडल कैरी आउट एक्सपेरिमेंट
to study inheritance of two traits in Garden P. What were his findings with respect to inheritance of trait in F1 and F2 generation, and state the ratio obtained in F2 generation in the above experiment. तो भाई यहाँ पे जो above experiment है वो कितने traits का है? 2 traits का है. तो 2 traits मतलब यहाँ पे कौन सा क्रॉस है? यहाँ पे डाई क्रॉस है. तो डाई क्रॉस का आपको F1 एंड F2 जनरेशन बतानी है, और ये भी बताना है कि मेंडल ने अपना डाई क्रॉस या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने के लिए गार्डन पी ही क्यों यूज किया था. तो भाई गार्डन पी उन्होंने इसलिए यूज किया था क्योंकि बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे आपकी गार्डन पी के पास, जो कि आप स्टडी कर सकते थे. उनका कलर, सीड का शेप, पॉड का कलर, उनके फ्लावर्स का कलर, ये सब आप ट्रेड्स को स्टडी कर सकते थे. इसीलिए उन्होंने एक तो पी प्लांट को चूज किया. दूसरा, पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं. बाइसेक्सुअल का मतलब उसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है. तो आप उनको क्रॉस पॉलिनेट भी करवा सकते हो और सेल्फ पॉलिनेट भी करवा सकते हो. इवन पी प्लांट्स के जो लाइफ स्पैन होता है वो काफी छोटा होता है, मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में आपको बहुत सारे ऑफस्प्रिंग उसके अवेलेबल हो सकते हैं. तो इन सारे फीचर्स की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने के लिए. ठीक है. तो भाई अगर हम बात करें आपके डाई क्रॉस की, तो उन्होंने क्या लिया था? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, जिसको उन्होंने क्रॉस करवाया था स्मॉल आर, स्मॉल वाई, जिसमें से आपके ये कौन से सीड्स थे? राउंड एंड येलो सीड्स थे, जिनको उन्होंने क्रॉस करवाया था रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स के साथ. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उनको पता चल गया था कि F1 जनरेशन में वही वाला शो होगा जो आपका डोमिनेंट होगा. तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन आई थी वो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई आई थी. दैट इज द राउंड एंड येलो सीड्स आए थे, और उससे उनको पता चला था कि राउंड और येलो कलर के जो सीड्स होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं. कैसे होते हैं? डोमिनेंट सीड्स होते हैं. और जब उन्होंने इसका क्रॉस करवाया था तो उनको 9:3:1 का रेशियो मिला था आपके F2 जनरेशन में, जिसमें 9 प्लांट्स जो थे वो राउंड एंड येलो थे, एक जो था आपका वो रिंकल्ड एंड ग्रीन था, बचे हुए 3 जो थे वो राउंड और ग्रीन थे. एक तो 3 राउंड एंड ग्रीन थे और रिमेनिंग जो 3 थे वो रिंकल्ड एंड येलो थे. ठीक है, रिंकल्ड एंड येलो थे. इसका आपको एक डाई क्रॉस बना करके अपने एग्जाम में दिखाना पड़ेगा. ठीक है, एक डाई क्रॉस आपको बना करके एग्जाम में दिखाना पड़ेगा. F1 जनरेशन में उनको सारे ही वो प्लांट्स मिले थे जो डोमिनेंट थे, और F2 जनरेशन में उनको 2 नए कॉम्बिनेशंस भी मिले थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था. ठीक है. Moving ahead with the next question, distinguish between acquired and inherited traits with the help of suitable examples. तो भाई acquired traits जो होते हैं, जो कि आपने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किए होते हैं, acquired in your during your lifetime, अपने लाइफ टाइम में जो आपने ट्रेड्स एक्वायर किए होते हैं उनको एक्वायर्ड ट्रेड्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, जो आपने लाइफ टाइम में सीखे होते हैं, जैसे कि गाना बजाना या फिर डांस करना या फिर लिखना, सुनना, बोलना, स्पीकिंग, राइटिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग, व्हाटएवर, जो ये सारे ट्रेड्स होते हैं ये आपके एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं. क्योंकि आपने लाइफ टाइम में एक्वायर किए होते हैं. ठीक है, ये आपका कोई भी डीएनए चेंजमेंट नहीं करते, ये नो डीएनए चेंजमेंट, कोई भी डीएनए चेंजमेंट नहीं होती है. इसीलिए ये एक ऑफस्प्रिंग में से आपके मदर और फादर में से आपके अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकते. अगर मैं बात करूं आपके इनहेरिटेड ट्रेड्स की, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो आपकी मम्मी और पापा में से, मदर और फादर में से आपके अंदर ट्रांसफर हुए होते हैं. क्योंकि ये ट्रेड्स जो होते हैं ये डीएनए को चेंज करते हैं. क्या करते हैं? जस्ट अ सेकेंड. ये आपके डीएनए को चेंज करते हैं. क्या करते हैं? ये आपके डीएनए को चेंज करते हैं. इसीलिए आपके मदर और फादर में से आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं. तो जैसे कि हेयर का कलर हो गया, आईज का कलर हो गया, आपका हाइट हो गई आपकी, तो ये सारे इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं जो कि आपकी मदर और फादर में से आपके अंदर आए. एक्वायर्ड ट्रेड्स वो हैं जो आपने अपने लाइफ टाइम में सीखे हैं, जैसे कि वायलिन बजाना, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, व्हाटएवर. ठीक है. डू नॉट चेंज जर्म सेल्स मतलब
आपके गैमीट्स में, स्पर्म और ओवम में कोई चेंजमेंट नहीं करते, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं हो सकते, जैसे कि लिम्स का लॉस होना इन द एक्सीडेंट। ये आपके जर्म सेल्स में मतलब गैमीट्स में चेंजेस करवाते हैं, ये आपके प्रोजेनीज में पास हो सकते हैं, इसमें इवोल्यूशन मतलब चेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं। जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से आम जो है वो गलत तरीके से बन गई है, तो ये होता है आपका इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल। ठीक है, moving on to the next question, what is the law of dominance of traits? Explain with the help of examples. Why are the traits acquired during the lifetime of an organism, not inherited? Explain. तो भाई law of dominance ऐसा था कि traits या फिर genes which can express itself, है ना, and masking the effect of other genes, masking the effect of other alleles or genes is known as डोमिनेंट ट्रेट। भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग सिर्फ वही जीन आपके F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है जिसके अंदर अपनी कैपेबिलिटी होती है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी शो करने की। ऐसे ट्रेट्स को, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ये अपनी प्रेजेंस में रेसेसिव कैरेक्टर्स को शो होने नहीं देते। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका टॉल पी प्लांट हो गए, राउंड और येलो प्लांट्स हो गए, आपके वायलेट कलर के फ्लावर्स हो गए आपके। तो ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये डोमिनेंट है, खुद की प्रेजेंस में ये किसी और को एक्सप्रेस होने नहीं देते, इसीलिए हम इन्हें डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हैं। और यही जो लॉ होता है इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस बोला जाता है। अब वो ये बोल रहा है कि why are traits acquired during the lifetime of an organism not inherited? Explain। अभी मैंने जस्ट बताया कि acquired traits जो होते हैं वो आपके डीएनए में चेंज नहीं करते। क्या करते हैं वो? नो डीएनए चेंजमेंट। ठीक है, कोई भी डीएनए को चेंज नहीं करते हैं, ना ही आपके गैमीट्स में कोई चेंजमेंट लेके आते हैं। तो भाई जब आपके डीएनए में चेंज ही नहीं हो रहा है इन एक्वायर्ड ट्रेट्स की वजह से, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे पास हो जाएंगे? क्योंकि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? जीन्स कंट्रोल करते हैं। जीन्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में। तो भाई डीएनए को चेंज कर ही नहीं रहा है, तो एक्वायर्ड ट्रेट्स हमारे बॉडी में से निकल करके किसी और के में कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे? तो इसीलिए जो हम लाइफ टाइम में ट्रेट्स एक्वायर करते हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट नहीं होते, बिकॉज देयर इज नो डीएनए चेंजमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एक्वायरिंग ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेट्स। जैसे कि एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है अपनी स्किल्स अपने जनरेशन में पास ऑन नहीं कर सकता क्योंकि उसने क्रिकेट खेलना सीखा है, उसके रिप्रोडक्टिव सेल्स में वो कोई डीएनए चेंजमेंट नहीं कर रहा है। रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब उसके स्पर्म्स में या ओवम में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रेट आपके एक से दूसरे में पास ऑन नहीं हो सकते। ठीक है, moving on to the next question, why is the F1 progeny always of tall plant when a tall plant is crossed with a short pea plant, and how is F2 progeny obtained by self pollination of an F1 progeny different from F1 progeny? Give a reason for this observation। तो भाई F1 progeny में सारे के सारे plants tall इसीलिए होते हैं क्योंकि tall plant जो है आपका dominant trait है, and according to the law of dominance F1 generation में सिर्फ वही करेक्टर दिखता है जो डोमिनेंट होता है, वो अपनी प्रेजेंस में किसी भी रेसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देता। और F2 प्रोजनी जो थी भाई, कैरेक्टर तो हमारे अंदर टॉल भी ट्रांसफर हुआ प्ली प्लांट के अंदर एंड ड्वार्फ भी ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन दिखा सिर्फ टॉल क्योंकि ये कैसा था? डोमिनेंट था। लेकिन जब आप इस F1 प्रोजनी को जो क्या थी आपकी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी को सेल्फ क्रॉस करवाते हो कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो आपको कितने प्लांट्स मिलते हैं? एक प्लांट आपको कैपिटल टी मिलता है, दो आपको कैसे मिलते हैं? दो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी मिलते हैं और एक आपको स्मॉल टी मिलता है। ठीक है, एक आपको स्मॉल टी मिलता है। तो अगेन भाई यहाँ पे आपका जो रेसेसिव ट्रेट है, वो किस कंडीशन में आ गया?
होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। होमोजाइगस कंडीशन में आने की वजह से ये क्या हो गया, एक्सप्रेस हो गया। इसीलिए भाई F2 जनरेशन जो होती है, F2 प्रोजनी जो होती है वो F1 प्रोजनी से डिफरेंट होती है, क्योंकि F2 प्रोजनी में ड्वार्फ प्लांट भी शो हो गए क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गए थे। रेसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, याद रखना। जबकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो भाई इसी तरीके से आपका F1 जनरेशन बनी जिसमें सारे के सारे प्लांट स्टॉल थे, क्योंकि ये कैसा कैरेक्टर था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। उसके बाद अगर हम बात करें आपके F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन जो था उसमें एक हमको ड्वार्फ प्लांट भी मिला था, क्योंकि वो ड्वार्फ प्लांट कैसी कंडीशन में आ गया, होमोजाइगस कंडीशन में आ गया, और होमोजाइगस कंडीशन की वजह से वो खुद को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। इसीलिए भाई F2 प्रोजनी जो थी वो F1 प्रोजनी से थोड़ी सी डिफरेंट थी। ठीक है, चलो तो मूविंग अहेड विद द, यही सोल्यूशन था इसका। Moving ahead to the question number 5 कि what is a variation and list the reason that led to the variation in the population। तो भाई variations हम कहते हैं changes को, variations को simple language में हम changes कहते हैं। जब आपके mother और father में से, जब आपके mother and father में से जो DNA होता है, जब वो copy हो रहा होता है, जब वो क्या हो रहा होता है, copy हो करके copying हो रही होती है DNA की, और वो आपके offspring आपके अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है, तो ड्यूरिंग कॉपिंग बहुत सारे इनएक्यूरेसीज आ जाती है। क्या आ जाती हैं, बहुत सारी इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं कॉपी करते टाइम पे डीएनए को। तो ये इनएक्यूरेसीज की वजह से, गलतियां होने की वजह से आपका जो कैरेक्टर होता है वो आपके मम्मी पापा से काफी डिफरेंट रहता है। आप हल्के फुल्के अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हो, लेकिन हूबहू अपने मम्मी पापा जैसे नहीं दिखते हो, क्योंकि जब उनके अंदर से डीएनए आपके अंदर ट्रांसफर होता है तो वो एज इट इज ट्रांसफर होता है। तो थोड़े बहुत कैरेक्टर्स उसमें से दिख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब आप जाइगोट से एम्ब्रियो से फीटस बने तो उस टाइम पे आपका डीएनए क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा होता है। तो कॉपी करते टाइम पे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, मिस्टेक्स, इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये वेरिएशंस आपके अंदर दिखने लगते हैं। और ये वेरिएशंस दो रीजंस की वजह से होते हैं, या तो म्यूटेशन हो गया, अचानक से चेंजमेंट आ गया आपके अंदर, क्या आ गया, म्यूटेशन की वजह से एकदम ड्रास्टिक सा बड़ा सा चेंज आ गया डीएनए के अंदर, तब आप एकदम डिफरेंट हो गए। या फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक रीजन होता है जिसकी वजह से वेरिएशन सबसे ज्यादा दिखते हैं। क्योंकि वेरिएशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें आपके दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मेल एंड फीमेल जब दो किसी चीज को आपस में मिलाते हो तो एक नई चीज बनती है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब मेल और फीमेल के डीएनए मिक्स होकर के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं आपका, तो वो ऑफस्प्रिंग थोड़ा बहुत तो डिफरेंट हो गई। तो दो रीजन आपके वेरिएशंस के, एक तो म्यूटेशन रहता है और दूसरा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। जीन फ्लो आप मत लिखो तो बेटर है, क्योंकि जीन फ्लो अभी आप समझोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो वेरिएशंस इज रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड द पॉपुलेशन। म्यूटेशन इज द अल्टीमेट सोर्स होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से चेंजमेंट आपके अंदर दिखने लग जाते हैं। आप अपने मम्मी पापा जैसे थोड़े से सिमिलर रहते हो, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी उनके नहीं रहते, बिल्कुल सिमिलर नहीं दिखते हो आप। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर है कि अ ग्रीन स्टेम्ड रोज प्लांट, जो कि है कैपिटल जी एंड अ ब्राउन स्टेम रोज प्लांट डिनोटेड बाय स्मॉल जी आर अलाउड टू अंडरगो अ क्रॉस विद ईच अदर। कलर ऑफ द स्टेम इन देयर F1 प्रोजनी। तो भाई कैपिटल जी क्या है, आपके ग्रीन स्टेम रोज है। तो ऑब्वियस ही बात है, ग्रीन स्टेम रोज कैसे हुए, डोमिनेंट हुए। कैसे हुए, ये डोमिनेंट ट्रेट हुआ आपका। जबकि ब्राउन ट्रेट कैसे हैं, स्मॉल जी है, तो ये क्या हो गया, ये आपका रेसेसिव ट्रेट हो गया। ये क्या हो गया आपका रेसेसिव ट्रेट। जब आप इसको क्रॉस करवाओगे तो F1 प्रोजनी आपको क्या मिलेगी, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, जो कि सारे आपके कैसे होंगे, ग्रीन स्टेम्ड रोजेस होंगे। कैसे होंगे, ग्रीन स्टेम्ड रोजेस होंगे आपके, क्योंकि ग्रीन स्टेम जो है आपका डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। परसेंटेज ऑफ ब्राउन स्टेम प्लांट्स इन F2 प्रोजनी। तो भाई F2 प्रोजनी में हम कैपिटल स्मॉल जी को क्रॉस करवाते हैं, सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, जिसमें एक हमको कैपिटल जी, दो हमको कैपिटल जी और एक हमको स्मॉल जी मिलता है। तो भाई 70
100% में से 75% प्लांट्स जो होंगे वो ग्रीन स्टेम्ड होंगे, रिमेनिंग जो 25% होंगे वो आपके ब्राउन स्टेम रोजेस रहेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, तो ये 1:2 रहेगा, क्योंकि एक ये रहेगा और दो ये रहेंगे, तो 1:2 का रेशियो रहेगा, ठीक है, 1:2 का रहेगा रेशियो, ठीक है इसका। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, तो भाई ऑब्वियस ही बात है, कंक्लूजन हम एक लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाल सकते हैं कि डोमिनेंस ट्रेट की वजह से F1 प्रोजनी में सारे हमको ग्रीन प्लांट्स मिले क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर 6 था, और F2 प्रोजनी में हमें रेसेसिव कैरेक्टर इसलिए दिख गया क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो गया था। तो बस ये आपको इंटरप्रिटेशन उसमें लिखनी है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो यही पूरा आंसर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना। Question number 7. How did the Mendel explain that it is possible that a trait is inherited but not expressed in an organism? तो ये उन्होंने बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। तो भाई इसमें वो ये बोल रहा है कि करेक्टर्स जो होते हैं, ट्रेट जो है जैसे टॉलनेस और ड्वार्फनेस का, वो दोनों ही करेक्टर आपके F1 प्रोजनी में जाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही होता है जो डोमिनेंट होता है, खुद को एक्सप्रेस रखने की एबिलिटी रखता है। जैसे कि आप लोगों ने होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्रॉस करवाया था किसके साथ, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ। ये होमोजाइगस टॉल प्लांट को आपने होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था कि नहीं करवाया था, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ आपने क्रॉस करवाया था। तो हमें F1 प्रोजनी में क्या मिला, एक कैपिटल T मिला था, एक स्मॉल t मिला था। सारे ही प्लांट कैसे थे, टॉल थे, लेकिन किस कंडीशन में थे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे। मतलब आपका ड्वार्फ वाला भी और आपका टॉलनेस वाला भी, दोनों ही करेक्टर आपके F1 प्रोजनी में गए थे, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही हुआ जो क्या था, डोमिनेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ट्रेट्स जो होते हैं वो दोनों ही इनहेरिट होते हैं, आपके टॉलनेस वाला भी और ड्वार्फनेस वाला भी, लेकिन शो सिर्फ वही होता है जो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, अपने आप को एक्सप्रेस रखने की कैपेबिलिटी रखता है। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8 नंबर वाला है। लिस्ट द 2 डिफरेंसेस इन टैबुलेट फॉर्मेट बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट। What percentage of the plants in F2 generation were round in Mendel's cross between round and wrinkled pea plant? तो round seeds कितने थे between round and wrinkled pea plants के, ठीक है। तो round seeds and wrinkled pea plant मतलब यहाँ पे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है और उसने सिर्फ राउंड की बात करी है। तो आपको वो सारे प्लांट्स को काउंट करना पड़ेगा, आपको वो सारे पी प्लांट्स को काउंट करना पड़ेगा जिसमें क्या था, राउंड करेक्टर होगा। क्या होगा, राउंड करेक्टर होगा। तो डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट का ये होता है कि डोमिनेंट ट्रेट जो होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है खुद को एक्सप्रेस करने की, ज्यादा नंबर में होते हैं कंपेयर टू रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट उसको छुपा देता है, और रेसेसिव ट्रेट हमेशा लेस इन नंबर रहते हैं। और अगर मैं बात करूं आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो आपको पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9 प्लांट्स कैसे थे आपके, राउंड एंड येलो थे, जो कि एक पेरेंटल ट्रेट था। 3 जो थे वो आपके राउंड एंड ग्रीन थे। कैसे थे, राउंड एंड ग्रीन थे। 3 अगेन आपके रिंकल्ड एंड येलो थे, और लास्ट में एक आपका पेरेंटल ट्रेट था जो कि आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन था। तो अब उसने ये बोला है आपको कि आपको राउंड बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ राउंड। तो राउंड वाले आपके ये भी थे क्योंकि उसने सिर्फ राउंड पूछा है, राउंड और येलो नहीं पूछा, उसने सिर्फ राउंड पूछा। तो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 12। तो 12 प्लांट्स आपके ऐसे थे, 12 प्लांट्स रेशियो में ऐसे थे जो आपको राउंड मिले थे क्योंकि उसने सिर्फ राउंड पूछा है, राउंड, ठीक है। चलो, moving ahead with the next question. It is a matter of chance whether a couple will have a male or a female child. Justify this statement by drawing a flow chart. तो ये तो बहुत easy है क्योंकि मेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, X एंड Y क्रोमोसोम्स, जबकि फीमेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, X और X क्रोमोसोम दोनों ही सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो स्पर्म जो होता है, स्पर्म 50% स्पर्म के अंदर क्या होता है, X क्रोमोसोम रहता है, एंड रिमेनिंग 50% स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो भाई जब X वाला क्रोमोसोम X के साथ कंबाइन होता है तो क्या बनेगा, एक गर्ल चाइल्ड बनती है। क्या
बनती है, एक गर्ल चाइल्ड बनेगी। लेकिन अगर वाई वाला क्रोमोसोम या वाई वाला स्पर्म एक्स को फर्टिलाइज करता है तो एक्स एंड वाई जो कि एक क्या बनेगा, मेल चाइल्ड बनेगा। क्या बनेगा, एक मेल चाइल्ड बनेगा। तो हाँ जी, इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि कपल जो है, कपल के पास मेल और फीमेल चाइल्ड रहेगा और ये आपके फादर के स्पर्म पे डिपेंड करेगा। तो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि बच्चा जो होगा वो मेल होगा कि फीमेल होगा। इस तरीके से आप क्रॉस बना करके उसमें दिखा सकते हो। Moving ahead with the next question, we cannot pass on to our progeny the experiences and qualification earned during our lifetime. Justify this statement giving reason and examples. तो मैंने अभी आपको इतनी बार एक्सप्लेन किया, जो experiences and qualifications होते हैं, they are the type of acquired traits. कैसे ट्रेड्स होते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स होते हैं। ये कोई भी नो डीएनए चेंज, कोई भी डीएनए को चेंज नहीं करते। क्या करते हैं, कोई भी डीएनए चेंजमेंट नहीं करते, ना ही आपकी गैमीट्स में कोई चेंजमेंट करते हैं, कोई भी नो गैमीट्स चेंजमेंट। तो इसीलिए भाई ये क्वालिफिकेशंस जो और आपके एक्सपीरियंसेस है जो आप लाइफ टाइम में एक्वायर करते हो, ये ना ही आपके गैमीट्स में कोई चेंज कर रहा है, ना ही आपके डीएनए में कोई चेंज कर रहा है। इसीलिए ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मदर और फादर में से ऑफस्प्रिंग के अंदर नहीं ट्रांसफर हो सकते हैं, बिकॉज दे आर द टाइप ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स। एग्जाम्पल हो सकता है डांस सीखना, म्यूजिक, फिजिकल एक्टिविटीज, क्रिकेट सीखना, वायलिन बजाना, गिटार सीखना, व्हाटएवर आप जो अपने लाइफ टाइम में सीखते हो वो आपके जर्म सेल्स में कोई चेंजमेंट नहीं करता है, इसीलिए वो आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, moving ahead with the next question, how did the Mendel explain the possibility that trait is inherited but not expressed in the organism? इसको उन्होंने बताया था with the help of law of dominance। ठीक है, इसको बताया था विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने कैपिटल टी को क्रॉस करवाया था स्मॉल टी के साथ, और उनको F1 प्रोजेनी कैसी मिली थी, सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे। कैसे मिले थे, सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और जब उन्होंने F1 प्रोजेनी को क्या करवाया था, सेल्फ क्रॉस करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे पौधे उनको कैसे मिले थे, एक उनको टॉल मिला था, दो अगेन उनको टॉल मिले थे, लेकिन एक पौधा ऐसा था जो उनको ड्वार्फ मिला था। इसी से उन्होंने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और ये भी बताया था कि ट्रेड्स जो होते हैं वो पास ऑन होते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही होता है जो डोमिनेंट होता है, खुद को एक्सप्रेस रखने की कैपेबिलिटी रखता है। उसकी प्रेजेंस में आपका रेसेसिव ट्रेट जो होता है वो छुप जाता है, इसीलिए वो F1 प्रोजेनी में नहीं दिखा। लेकिन जब आप F1 प्रोजेनी को सेल्फ क्रॉस करते हो तो वो भाई F2 प्रोजेनी में शो हो जाता है, क्योंकि वो किस कंडीशन में आ जाता है, होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है। इसीलिए होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आ जाता है, इसीलिए आपको F2 प्रोजेनी में एक ड्वार्फ प्लांट मिला था। तो भाई यही इसका आंसर है, एक बार रीड कर लेना। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन एंड रेड कलर सीड्स आर रेसेसिव एंड डोमिनेंट ट्रेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ग्रीन जो है आपका वो रेसेसिव है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो ठीक है ग्रीन आपका रेसेसिव है, जबकि रेड जो है आपका डोमिनेंट ट्रेट है। कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है। तो भाई अब ग्रीन सीड्स किस में अपीयर होंगे, एंड इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉट हाइब्रिड, बोथ द पेरेंट्स हाइब्रिड नहीं है, मतलब दोनों के अंदर होमोजाइगस कंडीशन है। आर ले लेते हैं, कैपिटल आर क्रॉस्ड विद स्मॉल आर, ये आपके ग्रीन प्लांट्स हैं, और ये आपके रेड प्लांट्स हैं। तो आपको F1 प्रोजेनी में क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, जो कि सारे के सारे कैसे होंगे, रेड कलर के होंगे। जब आप इस F1 प्रोजेनी को क्या करवाओगे, सेल्फ क्रॉस करवाओगे, तो सेल्फ क्रॉस में आपको क्या मिलेगा, सेल्फ क्रॉस करवाओ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो भाई एक प्लांट आपको होमोजाइगस रेड मिलेगा, एक प्लांट आपको हेट्रोजाइगस, दो आपको हेट्रोजाइगस रेड मिलेंगे, और एक आपको होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट जो कि ग्रीन कलर के सीड वाला मिलेगा। तो ग्रीन कलर का सीड आपके F2 प्रोजेनी में दिखेगा, F1 प्रोजेनी में सारे आपके रेड कलर के सीड्स होंगे। ठीक है, सारे आपके रेड कलर के सीड्स होंगे। मैंने आर ले लिया था, आप जी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
जी जो है वो डोमिनेंट है, तो बोथ द पेरेंट्स अगर हाइब्रिड नहीं है तो वो ऐसी कंडीशन में रहेंगे। F1 प्रोजनी जब उन्होंने बनाई थी तो उनको ये मिला था, और F2 प्रोजनी में जब उन्होंने सेल्फिंग की तो उनको 1:2:1 का रेशियो मिला, जिसमें 3 प्लांट्स आपके रेड थे और एक आपका ग्रीन था। ठीक है, एक आपका ग्रीन था, बस यही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, moving ahead with the next question, how did Mendel interpret the result to show that the traits may be dominant or recessive? Describe it in a brief. तो भाई ये डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना करके बताया था। क्या बनाया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना करके बताया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था? होमोजाइगस टॉल प्लांट को क्या किया था उन्होंने? होमोजाइगस टॉल प्लांट्स को, मतलब कैपिटल टी को क्रॉस करवाया था होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट के साथ। क्या करवाया था? होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ क्रॉस करवाया था। होमोजाइगस ड्वार्फ कैसा हो गया? स्मॉल टी हो गया। तब उन्हें F1 प्रोजनी कैसी मिली थी? कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि आपकी सारे के सारे टॉल थे, लेकिन कैसे कंडीशन में थे? हेटेरोजाइगस कंडीशन में थे। और जब उन्होंने, और फिर भाई उनका दिमाग खराब हुआ कि सारे प्लांट उनको टॉल कैसे मिले, जबकि उन्होंने टॉल और ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया था। फिर उन्होंने आधा फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए F1 प्रोजनी को सेल्फ क्रॉस करवा दिया। तो F1 प्रोजनी को उन्होंने सेल्फ क्रॉस जब करवाया तो उनको एक प्लांट 2:1 का रेशियो मिला था, जिसमें एक प्लांट जो था वो होमोजाइगस टॉल था। कैसा था? एक प्लांट जो था आपका होमोजाइगस टॉल था, दो आपके हेटेरोजाइगस टॉल थे। ठीक है, दो आपके हेटेरोजाइगस टॉल थे, और लास्ट में एक जो था आपका वो होमोजाइगस ड्वार्फ था। कैसा था? होमोजाइगस ड्वार्फ था। कैसा था? होमोजाइगस ड्वार्फ था, जिससे उनको पता चला कि डोमिनेंट ट्रेट जो होता है, ट्रेट्स आपके टॉल वाले और ड्वार्फ वाले दोनों दूसरी प्रोजनी में जा रहे हैं F1 प्रोजनी में, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ वही होता है जो खुद को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी रखता है, मतलब जो ट्रेट आपका डोमिनेंट होता है। तो इसीलिए F1 प्रोजनी में डोमिनेंट दिखा, लेकिन F2 प्रोजनी में रेसेसिव ट्रेट इसलिए दिखा क्योंकि वो होमोजाइगस कंडीशन में दिख गया था। इसके बेसिस पे उन्होंने डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट का कंसेप्ट दिया था। इसी के बेसिस पे उन्होंने डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, A scientist cross purebred tall pea plant with a purebred dwarf pea plant। तो F1 एंड F1 प्रोजनी में क्या मिला था भाई? अभी तो इतनी बार किया। The state the type of plant not found in F2 generation but F1 generation होगा, F1 generation but appeared in F2 generation, mentioning the reason for the same। by F1 प्रोजनी में dwarf plant नहीं मिले थे क्योंकि यहाँ पे लग रहा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या लग रहा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सिर्फ वही ट्रेट एक्सप्रेस होता है जो क्या होता है? डोमिनेंट होता है। स्टेट द रेशियो ऑफ टॉल टू ड्वार्फ प्लांट्स इन F2 जनरेशन। टॉल टू ड्वार्फ प्लांट का रेशियो 3:1 आया था, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म। व्हाट डू द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन लुक लाइक? तो 1:2:1 का रेशियो था, जिसमें 3 प्लांट्स आपके कैसे थे? 3 प्लांट्स टॉल थे। 3 प्लांट्स कैसे थे? टॉल थे, और एक प्लांट आपका कैसा था? ड्वार्फ था। तो भाई ये तो इजी है, तुम लोग कर लोगे। ठीक है, यही पूरा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, चलो। Why did Mendel selected a pea plant for his experiment? Study the picture below that represent case studies by the Mendel in garden pea। तो भाई जस्ट अ सेकेंड, तो मेंडल ने पी प्लांट को इसीलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि पी प्लांट के पास 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिसको वो एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते थे। पी प्लांट जो था वो बाइसेक्सुअल था, मतलब उसमें आप मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था, इसीलिए आप उसका सेल्फ पॉलिनेशन भी करवा सकते थे, क्रॉस पॉलिनेशन भी। और भाई लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़ती थी, बहुत ही लेस केयर की रिक्वायरमेंट पड़ती थी आपके पी प्लांट को उगाने के लिए। पी प्लांट का जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन था वो भी बहुत ही छोटा था, मतलब बहुत ही कम टाइम में आपके पी प्लांट ऑफस्प्रिंग दे सकते थे। एंड पी प्लांट आपका एनुअल प्लांट होता है, मतलब आप पूरा साल भर उसको उगा सकते हो। और ये सारे आपके सीड का कलर, फ्लावर का कलर, पॉड का शेप, उसका कलर, स्टेम का कलर, ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपके मेंडल चचा जी ने स्टडी किए थे। ठीक है,
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F1 जनरेशन ऑफ प्लांट। तो भाई स्मूथ सीड्स जो डोमिनेंट थे तो हम उनको कैपिटल एस ले लेते हैं, और रिंकल्ड सीड के साथ प्योर ब्रेड लिखा है, प्योर ब्रेड लिखा है इसीलिए दोनों ही सेम रहेंगे रिंकल्ड सीड्स के साथ। तो रिंकल्ड सीड्स हम लोग स्मॉल एस ले लेते हैं, को क्रॉस करवाया, और फिर भाई एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या बनेगा। तो देखो भाई F1 प्रोजेनी में उन्होंने क्या करवाया था, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया था। तो क्रॉस पॉलिनेशन में कैपिटल एस एंड स्मॉल एस मतलब सारे ही सीड्स कैसे थे, स्मूथ थे। क्यों, क्योंकि स्मूथ क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, ये स्मूथ क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब भाई इस F1 जनरेशन को उन्होंने क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया था। क्या करवाया, सेल्फ क्रॉस करवाया। तो भाई F1 जनरेशन को हम सेल्फ क्रॉस करवा देते हैं, कैपिटल एस स्मॉल एस। तो कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस एंड स्मॉल एस ये मिली थी आपको, जिसमें से एक प्लांट जो था आपका कैपिटल एस था, दो प्लांट आपके कैपिटल एस स्मॉल एस थे, एंड एक प्लांट आपका कैसा था, स्मॉल एस था। ठीक है, तो भाई F1 प्रोजेनी में सारे सीड्स क्या थे, स्मूथ थे। कैसे थे, स्मूथ थे। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन ऑफ F2 जनरेशन, तीन आपके प्लांट्स कैसे थे, स्मूथ थे। रिमेनिंग जो बचा हुआ एक था वो कैसा था आपका, रिंकल्ड था। क्या था आपका, रिंकल्ड था। व्हाट विल बी द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग, आल्सो मेंशन वेदर इट इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 था, जिसमें से एक आपका होमोजाइगस था, होमोजाइगस स्मूथ था। क्या था, होमोजाइगस स्मूथ था। ठीक है, क्या था, होमोजाइगस स्मूथ था। दो आपके हेटेरोजाइगस स्मूथ थे भाई, हेटेरोजाइगस स्मूथ थे, और एक आपका होमोजाइगस रिंकल्ड था। कैसा था, एक आपका होमोजाइगस रिंकल्ड था। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है उसमें, होमोजाइगस डोमिनेंट आपका एक था जो कि स्मूथ था, दो आपके हेटेरोजाइगस डोमिनेंट थे जो कि अगेन स्मूथ थे, और एक आपका होमोजाइगस रेसेसिव था जो रिंकल्ड था आपका। ठीक है, जो आपका रिंकल्ड था। Moving ahead with the next question, what were the contrasting characters used by the Mendel? भाई पॉड का शेप था, पॉड का शेप था, पॉड का कलर था, फ्लावर का कलर था। ठीक है, फ्लावर का कलर था, प्लांट की हाइट थी, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। ठीक है, शेप था, कलर था, ये सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपके मेंडल चचा जी ने स्टडी किए थे। फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस था आपका 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो था आपका 1:2:1। traits are gets expressed because of the transfer of genes controls the characteristics trait। the diploid organism जो होते हैं, जब मदर और फादर में से वो जीन्स आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं तो उनके जो करेक्टर है वो आपके अंदर दिखने लग जाते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो ट्रेट्स को, करेक्टर्स को एक्सप्रेस होने में हेल्प करते हैं। Moving ahead with the next question कि how many chromosomes are there in the human beings? आपके 23 pairs of chromosomes present होते हैं, 23 pairs of chromosomes present होते हैं human beings के अंदर। ठीक है, What are the pair of sex chromosome present in both male and female? मेल में आपके X and Y क्रोमोसोम रहता है, फीमेल में आपका X and X क्रोमोसोम रहता है। क्या रहता है? X and X क्रोमोसोम। Give a cross between male and female for sex determination। भाई सेक्स डिटर्मिनेशन में एक X दूसरे X के साथ मिलता है तो फीमेल चाइल्ड बनती है। क्या बनती है? फीमेल चाइल्ड आपकी। ठीक है, क्या बनती है? फीमेल चाइल्ड। एक Y एक X के साथ होता है तो X एंड Y जो कि क्या बनाती है? मेल चाइल्ड बनाती है। क्या बनाती है? मेल चाइल्ड। तो ये हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बना हुआ है। Moving on to the next question, what are acquired traits explained with the help of example? Who wrote the origin of life? ये तो भाई नहीं पूछा जाएगा, आई थिंक सो चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने बताया था, वैसे कंफर्म नहीं पता मुझे भी। एक्वायर्ड ट्रेड्स अभी मैंने बताया था, वो ट्रेड्स विच आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम योर मदर एंड फादर टू द ऑफस्प्रिंग, दीज आर सच टाइप्स ऑफ ट्रेड विच यू एक्वायर ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम थ्रू एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। आपकी पढ़ाई, आपके एक्सपीरियंस ये होते हैं। हाँ जी, तो चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने ओरिजिन ऑफ अर्थ बताया था, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बताया था। Which of the cross can be used to determine the genotype of a plant with the dominant phenotype? तो भाई मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस दोनों ही कर सकते हो।
Pea plant have smooth and wrinkled seeds. One of the phenotype is completely dominant over the another. A farmer decides to pollinate one flower of the plant with the smooth seeds using pollen from the plant with the wrinkled seed. The resulting pea pod has all the smooth seeds. तो भाई यहाँ पे आपका smooth आपको मैंने बताया था कैपिटल S को क्रॉस कर रहे थे वो स्मॉल एस से, यही वाला क्रॉस बनेगा आपका, बना करके दिखा देती हूँ। तो एक स्मूथ सीड्स थे, ये आपके होमोजाइगस कंडीशन में थे। कैसे थे? होमोजाइगस कंडीशन में थे, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन में थे। जब आप इसको क्रॉस करोगे स्मॉल एस जो कि क्या है, रिंकल्ड सीड्स हैं। कैसे हैं? रिंकल्ड हैं और ये आपके स्मूथ हैं। जब आप इनको क्रॉस करवाते हो तो F1 प्रोजनी में हमको सारे के सारे हेटेरोजाइगस स्मूथ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हेटेरोजाइगस स्मूथ मिलते हैं पी प्लांट्स, ठीक है। और जब आप इन हेटेरोजाइगस स्मूथ पी प्लांट्स को क्रॉस पॉलिनेट करवाओगे तो हमको एक प्लांट जो मिलेगा कैपिटल एस मिलेगा, दो प्लांट आपको कैपिटल एस स्मॉल एस मिलेंगे, रिमेनिंग एक जो मिलेगा स्मॉल एस मिलेगा जो कि आपका रिंकल्ड सीड होगा। तो यही पूरा आपको एक्सप्रेस करके दिखाना है। आप कौन सा इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज कर सकते हो, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका जो स्मूथ है उसका फिनोटिपिक रेशियो होगा कैपिटल एस, जीनोटिपिक रेशियो भी यही होगा। कैरेक्टर्स जो आपके फर्स्ट फाइलियल जनरेशन मतलब F1 जनरेशन में दिखे थे वो कैसे थे? स्मूथ थे, लेकिन कौन से कंडीशन में थे? हेटेरोजाइगस स्मूथ थे। कैसे थे? हेटेरोजाइगस स्मूथ थे, जिसमें कैपिटल एस एंड स्मॉल एस दोनों था, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस दोनों था। तो यही लिखा हुआ है भाई इसमें। तो दिस वाज एंड ऑफ आवर सेशन। तो भाई जल्दी से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि इस सेशन की पीडीएफ आपको वहीं से अवेलेबल हो जाए, और जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।